हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग। हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक की, जिसमें स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है, जब लोग वोट देते हैं तो लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ कल्याणकारी काम करे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में प्रदान करने व घर का निर्माण करना, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। यह विषय इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि अगर बहुत से हिंदुस्तान में बहुत लोग गरीब लोग हैं, जो वह प्राइवेट हॉस्पिटलों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं, तो वह क्या करेंगे, सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराएंगे, जहाँ पे सरकार को उनको सुविधा देनी होती है। जो भी सरकार जो रेवेन्यू के तौर पे जो लोगों से टैक्स लेती है और जो उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको ब्याज मिलता है। तो वो सब पैसा, और वो कहीं आगे से वो बैंकों से लोन भी लेती है, और बहुत जगहों से, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर भी। तो उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करती है, उसकी इस चैप्टर में हम उसकी भूमिका पढ़ेंगे कि सरकार की क्या भूमिका है और वह किस प्रकार है। क्या सबसे पहला प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्ति रहना। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। आदमी हेल्दी कब है, जब वह बीमारी और जो है कोई चोट नहीं लगी, तो वह स्वस्थ है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हमारा जो शरीर है वो बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपरोक्त कॉलेज में से कुछ स्थितियों को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा हो गया है। प्राय हम ध्यान नहीं देंगे कि उपरोक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य है। जैसे कि यहाँ पे जो है खुले में खाना खा रहे हैं और यहाँ पे पानी भर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत तरीके की इनको कंजेशन, जो यहाँ पे क्या है, एक लोग सांस ले रहे हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और नहाने की व्यवस्था होती है। तो ये जब ज़्यादातर बीमारी आप जानते हैं कि पानी से जुड़ी हुई होती है। इसमें ये देख रहे हैं कि अगर ये मान लो अगर ये गलत ब्लेड लगा रहे हैं, तो वह हो सकता है। ये जो पानी ला रही है, क्या पता पानी साफ़ है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ही आती है। और यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, और नदियों को साफ़ रहना, नालों का साफ़ रहना, ये सब स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य से जोड़कर देखा, बीमारी के अलावा हमारे लिए इन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और अगर जिसमें प्रदूषण ना मुक्त वातावरण, तो वह समानतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ जाने की क्या है, आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है, हम अनेक रूप से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। खाली इसको बीमारी से ना जोड़ा जाए। इसके उपरोक्त में इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आदमी को स्वच्छ पानी और शुद्ध हवा मिल जाए, तो वो भी एक स्वास्थ्य संबंधी ही चीज़ है। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वह समानतः स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अतः उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार होने की, जैसे कि ये घुटन भरी अवस्था में रह रहे हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी में होते हैं, तो ये घुटन भरी अवस्था में रहते हैं, तो इनके बीमार पड़ने की अधिक संभावना होती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊर्जा मनोबल के साथ करें, सुस्त और आक्रमण रहने, सुस्त और मतलब एक्टिव रहें और चिंताग्रस्त रहें। होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्ष्य नहीं है। सुस्त और जो इनएक्टिव, हम चाहते हैं जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त मतलब वह डल मूड है, उसका मतलब मूड जो है उसका डल है, डल मूड है। और इनएक्टिव रहना, चिंताग्रस्त रहना, डिप्रेशन में रहना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं।
हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का केवल ये मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का केवल ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी लगी है अंदर या बाहर से। स्वस्थ होने का मतलब हमें स्वास्थ्य का संबंध वहाँ पे भी है जहाँ उनको खुले में कोई आदमी शौच ना करे और गंदगी ना फैलाए, कूड़ा करकट ना करे और गंदगी ना हो, और नदी हमें साफ़ रखनी है। और क्या करना है, हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना है और हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें कार्बन का कम से कम प्रयोग करना है। ये सब किताबों में नहीं लिखा। आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल माई पॉइंट्स, ताकि आप लोग मेरी बातों को समझ सकें। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे समानतः स्वस्थ रहेंगे। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक पड़ जाती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी करें चुस्ती से और ऊर्जा मनोबल के साथ करें। सुस्त और इनएक्टिव रहना, चिंताग्रस्त रहना, लंबे समय तक डरे समय रहना, ये अच्छे लक्षण नहीं है स्वास्थ्य के। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम जानेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवा के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ में देखी गई स्थिति को तुलना कीजिए। संसार भर में भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, डॉक्टर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2700 अस्पताल थे, जिनकी संख्या 1991 में 11,000 थी और जबकि 2017 में इनकी संख्या 23,583 हो गई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक प्रवर्त आते हैं, जो जैसे कि दूसरे देशों से आते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भूटान, नेपाल, श्रीलंका और जगहों से आते हैं। वो उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला मतलब इंडिया का जो फार्मा है, यानी कि इंडियन की जो कंपनी है, ज़्यादातर आप देखते हैं जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं जिनको हम जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं, वह उसमें भारत तीसरे नंबर का। ये यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे डॉक्टर काम नहीं करना चाहते और वह शहरों क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरों में बसते हैं, इसीलिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई लोगों का तो रास्ते में ही देहांत हो जाता है जब तक वो डॉक्टर तक पहुँचते हैं, या उनको अच्छी उपचार नहीं मिलते तो उनको जो क्लिनिक होते हैं, जो लोकल क्लिनिक होते हैं, जिनके पास फर्जी डिग्री होती है, जिनके पास अच्छे कागजात नहीं होते हैं और उनके पास नॉलेज भी नहीं होती है, तो वह लोग उनके पास जाते हैं और वह उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और वह बड़े डॉक्टरों के पास इलाज जाने से वंचित हो जाता है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीणों की डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या मुकाबले डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। आप समझे, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं, तपोदिक से मर जाते हैं, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई प्राप्त नहीं हुई। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारी क्या होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुँचते हैं, जिसे कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से
21% जल जनित होते हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होते हैं, जल से, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। भारत के समस्त बच्चों में से आधे लोगों को खाने का, और वह अल्प पोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन क्या, और वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, और हमें लैबें चाहिए जहाँ पे वो उनके टेस्ट हो सकें। एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए और खून के ब्लड बैंक चाहिए जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें ऐसे स्वास्थ्य सेवक चाहिए जो उनकी नॉलेज रखते हो। नर्सों की ज़रूरत है, योग्य डॉक्टरों की ज़रूरत है, तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। हम इनको दोबारा से अध्ययन करेंगे। भारत से बीमारियों से बचने के लिए और उनके उपचार के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि हमें एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए और अस्पताल चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला चाहिए, मतलब लैब चाहिए जहाँ पे हम खून की जांच कर सकें और कई तरीके को प्रयोग कर सकें, ताकि उनका हम बता सकें उनको क्या बीमारी हो रही है। एम्बुलेंस की आवश्यकता है ताकि वह डॉक्टरों तक और अस्पतालों तक सुचारू तौर पे पहुँच सकें। खून के ब्लड बैंक चाहिए जहाँ कि हमें खून उपलब्ध हो, जिस मरीज़ को खून की ज़रूरत है तो उनको दे सकें, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों हज़ारों गाँव में फैली है। इस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं और फार्मेसी है, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक मान लें जो सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं को चलाने का पर्याप्त अनुभव भी उनके पास और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों वर्षों में हज़ारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय में हम बाद से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। हमें दूसरा पहलू भी देखना है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपरोक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास है, मतलब यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी उपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम इन स्वास्थ्य सेवाओं के देने में असमर्थ हैं। हम इसके कुछ कारणों को जानेंगे। भारत में प्राय ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। प्रश्न संख्या 14 में दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? देख सकते हैं कि कितने लोग वहाँ लगे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
जो मतलब गवर्नमेंट उस पे पैसा खर्च करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों की ऐसी श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर क्या एक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन सभी बीमारियों के इलाज के प्रशिक्षण दिया जाता है। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर होते हैं वह उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे केंद्र कई गाँवों की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जिला अस्पताल क्या होता है? जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो छोटे छोटे जो गाँवों के स्तर पे होते हैं, जिला अस्पताल उनको देखता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, जो हमने पहले इसमें दिखाया गया होगा। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे कि दिल्ली जैसे वह इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इसमें क्या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन्हीं सेवाओं को चलाने के लिए धन उसे पैसे से आता है, पैसे जो लोग सरकार टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए यह सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोगों का भी इलाज हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारियां जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार के लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। इसकी व्यवस्था जो होती है ना, इन अस्पतालों की जो व्यवस्था होती है बीमारी जैसे टीबी को फैलाने से रोकना, इसकी व्यवस्था सरकार लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा असफल। उदाहरण के बच्चों पैदा होने से रोकना के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। अगर हमें कोई बीमारी रोकनी है तो हमें एक जन समर्थन भी चाहिए, लोगों की मदद भी चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार का क्या है, सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं हो रही है। अदालत ने भी यह कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरीके की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत शिक्षा व्यवसायी जो आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो स्किन की दवाइयाँ देते हैं, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो औरत संबंधी रोग जो होते हैं वो देखते हैं, कुछ और तरीके के डॉक्टर होते हैं जो निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल, उनके नर्सिंग रूम भी होते हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो प्रशिक्षण, जैसे कि डॉक्टर पाथ लैब हो गई, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी जहाँ से हम दवाई खरीद सकते हैं। कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी होते हैं जो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवा में मरीजों के हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है, जैसे कि अपोलो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल। सरकार के कोने कोने से दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है, तो शहरों के कोने कोने में इनकी दवाइयाँ देखी जा सकती है। हमने ये अध्ययन किया, हमने ये कहानी नहीं पढ़ी, हमने जाना
कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंसान को चोट लगी है, उसको कोई बीमारी है, अंदरूनी या बाहरी रूप से वह ये इसका संबंध स्वास्थ्य का संबंध हमें बीमारी रोकने से भी होता है। यदि इंसान को हम अच्छी तरीके से उसके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे और उसके अच्छे घर बनाएंगे और गंदगी मुक्त करेंगे तो ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है। ये हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भारत में हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर बनते हैं। पिछले वर्ष 1990 में केवल 2700 अस्पताल थे, जो बढ़कर 1991 में 11,000 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? 23,583। भारत में दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ से भी आते हैं और कुछ अन्य देशों से भी आते हैं जो उपचार कराने के लिए। वे उपचार के लिए भारत के कुछ अस्पतालों में आते हैं, जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। भारत विश्व का तीसरे नंबर का क्या है? दवाई बनाने का वो है मैन्युफैक्चरर, है ना, और वह दूसरे भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह जेनरिक दवाइयाँ बनाता है और वह जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाता है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाता है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं वो बाहर के शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में करीब 5 लाख भारत के जो डॉक्टर हैं वो शहरों में बसते हैं। ग्रामीणों को उनके तक पहुँचने के लिए यहाँ पे कुछ अच्छी बातें लिखी है और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखी है जो सामना होता है। भारत में अधिकांश डॉक्टर जो है जो शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, तो ग्रामीणों को वहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में करीब 5 लाख प्रतिवर्ष टीबी से हर साल मर जाते हैं। स्वास्थ्य प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारीय मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज हो रही है और 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट कैंसर और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता और वे अल्प पोषण से रह जाते हैं और उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है। और हमने यहाँ बीमारी से बचाव के लिए हमने क्या करना चाहिए? हमें अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। ये सब चाहिए जो मरीजों को आवश्यक सुविधा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी स्वास्थ्य सेवा की स्वास्थ्य को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों और नर्सों और योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो इनको परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें, इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन्हीं सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने पढ़ा, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ले जाने का पर्याप्त अनुभव भी और ज्ञान भी है और सरकार के पास पैसा भी है ना। ये सब बड़े भूभाग के लोगों की, जो बड़े जनसंख्या की है, देखभाल करते हैं, जो सरकारी अस्पताल जो पे निर्भर है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की कितनी ख़राब है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अस्पतालों में जाना पड़ता है, बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसमें कहानी दी है, ये मैं जब मैं दोबारा इसको पढ़ाऊँगा तो मैं कहानी पढ़ूँगा। इसीलिए इसमें हमने पढ़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ क्या हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वो सेवा होती हैं जो सरकार मुहैया कराती है, और जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है जो कंपनी जो निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो सब इसमें लिखा गया है। हमने ये पढ़ा और इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे ताकि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें। तो इससे हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं देखा जाए तो कक्षा 2 के। धन्यवाद आप सभी का। और मैं इसके प्रश्न उत्तर, जब मैं 2 लेसन पढ़ा दूंगा तो इसके प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू आपका समय देने के लिए। मैंने समानता स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच।